नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस बार का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा और माना जा रहा है कि इस बार का सत्र भी हंगामेदार रह सकता है। कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति पर विचार कर रहा है। इस बीच 16 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से एक बैठक बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक 16 जुलाई को 11 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हो सकती है और बैठक सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर होगी। इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई सांसद शामिल होंगे। तो बैठक में मानसून सत्र के दौरान सरकार को घेरने का प्लान तैयार किया जाएगा। संसद के मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस अपनी रणनीति को इस बैठक में तैयार करेगी। जानकारों के मुताबिक राम मंदिर, चंदा घोटाले, नीट, एथेनॉल और अन्य मुद्दों को लेकर पहले से कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। इन मुद्दों के जरिए कांग्रेस संसद में भी सरकार को घेरेगी। बैठक में फ्लोर मैनेजमेंट रणनीति को भी तैयार किया जाएगा और कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में रणनीति के साथ साथ विपक्षी एकजुटता की कोशिश पर भी चर्चा संभव है। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति पर सबकी नजर रहेगी कि कैसे पार्टी इंडिया गठबंधन के दलों के बीच तालमेल बिठाती है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद साहिल जी। नवीन जी, संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से इसकी शुरुआत होने जा रही है। इस बार का सत्र भी हंगामेदार रहने की संभावना है, लेकिन उससे पहले विपक्ष की रणनीति यहां पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक 16 तारीख को बुलाई गई है, कैसे देख रहे हैं? निश्चित तौर पर साहिल जी, देखिए 2-3-4 मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं इस बार के मानसून सत्र के लिए। कैसे भारतीय जनता पार्टी डिफेंड करेगी, एक बड़ा सवाल है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय सनातन आस्था को लेकर है, धर्म की आस्था को लेकर है। श्री राम मंदिर में दान चोरी का बड़ा मुद्दा है जी। ये मुद्दा छोटा नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसको मैनेज करने की कोशिश की और इसीलिए कल ही सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किए हैं केंद्र सरकार को, राम मंदिर ट्रस्ट को और उत्तर प्रदेश सरकार को। लेकिन लोकसभा के अंदर इस मुद्दे पर बहुत गर्मा गर्म बहस होने वाली है। बहुत बुरी तरीके से विपक्ष तैयारी कर रहा है तो निश्चित तौर पर विपक्ष का काम है तैयारी करके सरकार को घेरना। वो घेरेगी, नंबर 1। दूसरी चीज आती है E20 एथेनॉल मिला के जो पेट्रोल की सप्लाई की जा रही है जी, उस पर बड़े सवाल उठेंगे क्योंकि वो विषय बहुत गंभीर है। गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, जनता परेशान है। तो निश्चित तौर पर ये जनहित के मुद्दे और इस मुद्दे से जो है विपक्ष को लाभ भी मिल सकता है, तो विपक्ष ऐसा मौका क्यों छोड़ेगी? निश्चित तौर पर ये मुद्दा उठाएगी ही उठाएगी। तीसरी चीज आती है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया है अभी न्यूजीलैंड में जाकर, उन्होंने कहा कि बीफ एक्सपोर्ट में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है। तो निश्चित तौर पर आप चूंकि जो बात कमिट करके जनता के साथ आए हैं, गौ रक्षा की आप बात करते हैं, सनातन की आप बात करते हैं, हिंदुत्व की आप बात करते हैं, तो ये सारे मुद्दों पर निश्चित तौर पर इस बार का मानसून सत्र जो होना है बहुत गर्म होना है और धमाकेदार होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से भाजपा इसको डिफेंड करती है कि या इस बार भी सांसद निलंबित किए जाएंगे सदन से। पिछली बार तो 147 रिकॉर्ड हो चुका है। इस बार कितने सांसद निलंबित किए जाएंगे, कैसे चलाएंगे ये सत्र को पूरे को, क्या कार्रवाई रहेगी, कितनी दक्षता के साथ संचालन करेंगे ओम बिरला जी लोकसभा का, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी अभी तक श्री राम मंदिर मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोले हैं। अब उनको सदन में विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा, ठीक वही स्थिति बनेगी जैसे मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी बचते रहे और पूरा के पूरा सेशन पास आउट हुआ और इस तरीके की चीजें होती रही। कमोबेश वही स्थिति अब दोबारा बन गई है। तो मुझे लगता है कि भाजपा भी अपनी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी प्लान कर रही होगी कि हमें इनको कैसे फेस करना है, क्या रिप्लाई करना है, क्या बोल के सदन को चलाने, क्योंकि सदन चलाना जिम्मेदारी सरकार की होती है हमेशा। अब अगर सरकार इसमें विफल होती है और सदन सुचारू रूप से नहीं चल पाता है, विपक्ष सवाल तो करेगा। और विपक्ष को जनता ने जो पावर दी है वो दी ही इसीलिए है कि भाई आप हमारे बिहाफ पर सवाल करिए सरकार के, ताकि सरकार निरंकुश होकर काम ना करे। और इस समय जिस तरीके से देश की सरकार चल रही है वो बिल्कुल अपनी मनमानी के हिसाब से चीजें चल रही हैं। अभी उमर अब्दुल्ला ने खुलासा कर दिया कि हमारे यहाँ तो पकड़े गए हैं लोग सत्ताधारी दल के जो विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। इस तरीके की चीजें सब सामने आई हैं।
तो निश्चित तौर पर ये आप मान के चलिएगा, ये सत्र बहुत ऐतिहासिक धमाकेदार होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है नवीन जी, आपने कई मुद्दों पर बातचीत की जो कि विपक्ष जो है इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकता है, लेकिन अगर हम विपक्ष की रणनीति की बात करें, क्योंकि जो 16 तारीख को कांग्रेस की ये बैठक है उसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये भी सामने आ रही है कि बैठक में रणनीति तो बनाई जाएगी लेकिन साथ साथ विपक्षी एकजुटता की कोशिश पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने के लिए तमाम विपक्षी दल एक साथ हुए, लेकिन आखिरी समय में कहीं ना कहीं कुछ असमंजस की स्थितियां बनी या एक दूसरे के साथ समन्वय नहीं बन पाया, और यही वजह रही कि विपक्ष की एकजुटता पर बार बार सवाल भी खड़े होते रहे। तो क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस की ये जो महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर बुलाई गई है उसमें जिस रणनीति पर चर्चा करने की संभावना है, क्या उसका असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल साहिल जी, निश्चित तौर पर आप एक देखिए कि अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, नंबर 2 पर समाजवादी पार्टी है। निश्चित तौर पर टीएमसी के सांसद जिस तरीके से तोड़े गए, या ये कह लीजिए कि दबाव में उनको पाला बदलना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के आगे आकर नतमस्तक होना पड़ा। इस स्थिति ने भारत की राजनीति के एक नए अध्याय को इस तरीके से लिखना और वर्णन करना शुरू कर दिया है कि अब कहीं ना कहीं ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण हो रहा है देश के अंदर। ये सब मुद्दों के साथ में विपक्ष में देखिए सबसे बड़े प्रमुख विपक्ष कांग्रेस है ही, समाजवादी पार्टी भी कोई सॉफ्ट हार्टेड होके आने वाली नहीं है इस लोकसभा के सत्र में। निश्चित तौर पर वो आक्रामक रूप से रहेगी और अखिलेश यादव को चूंकि सामने चुनाव फेस करना है उत्तर प्रदेश का 2027 का, तो वो पूरी आक्रामकता के साथ, अब भले ही वो इंडिया गठबंधन के साथ बैठ के कांग्रेस अगर उन्हें बुलाती है, सर्वदलीय बैठक करती है, इस तरीके के विपक्षी दलों के साथ बैठक करके कोई रणनीति प्लान भी करती है, तब भी उसका असर वही होगा, भले ही ये लोग जाएं अथवा ना जाएं। लेकिन ये आप मान के चलिएगा समाजवादी पार्टी और अपने कांग्रेस, इसके अलावा दक्षिण भारत के जो दल हैं, निश्चित तौर पर डीएमके वगैरह वो घेरने की कोशिश इनको कायदे से करने वाले हैं, और ये बड़ा अजीबो गरीब टाइप का सत्र दिखाई देगा। हम लोगों ने ऐसा शायद पहले मणिपुर के मुद्दे पर देखा लेकिन ये इस बार का जो मानसून सत्र है ये बहुत आक्रामक होने वाला है विपक्ष की तरफ से। देखना दिलचस्प होगा कि इसको कैसे सरकार सदन को चलाती है, किस तरीके की प्रणाली अपनाती है, कितने सांसद सस्पेंड किए जाएंगे, ये सारे सांसद रहेंगे और उसके दौरान ही अपने उसको डिफेंड कर पाएंगे, करारे जवाब दे पाएंगे। ये एक बड़ा विषय है। मुझे लगता है कि हम सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, इस बार का मानसून सत्र बहुत दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल नवीन जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस बार का मानसून सत्र काफ़ी हंगामेदार रहने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, और कांग्रेस की रणनीति पर भी सबकी नज़र रहेगी कि पार्टी इंडिया गठबंधन के दलों के बीच कैसे तालमेल यहाँ पर बिठाती है और सत्ता पक्ष किस तरीके से विपक्ष की रणनीति का जवाब यहाँ पर देता है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए नवीन जी आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो मानसून सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। कई मुद्दों पर सरकार को कांग्रेस घेरने की रणनीति के तहत 16 जुलाई को एक संसदीय दल की बैठक यहां पर बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी। बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई सांसद भी शामिल होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में जांच कर रही एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट जल्द सौंपने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 1 महीने पहले 3 सदस्यों की एसआईटी बनाई थी। अब यह टीम अपनी जांच पूरी करने के करीब पहुंच चुकी है। रिपोर्ट में सिर्फ चोरी में शामिल लोगों के नाम ही सामने नहीं आएंगे, बल्कि यह भी बताया जाएगा कि निगरानी और प्रशासनिक स्तर पर कहां-कहां चूक हुई। साथ ही मंदिर में चढ़ावे के प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी सुझाव दिए जाएंगे। एसआईटी ने साफ किया है कि जांच अभी भी जारी है और अंतिम रिपोर्ट में पूरी तस्वीर तभी सामने आएगी जब सभी सबूतों की जांच पूरी हो जाएगी। इसमें बैंक लेन देन के रिकॉर्ड, वित्तीय दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक सबूत, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों और आरोपियों के बयान भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक अंतिम रिपोर्ट में सिर्फ उन लोगों की पहचान नहीं होगी जो सीधे तौर पर चोरी में शामिल थे, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि किन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से चोरी लंबे समय तक पकड़ में नहीं आई। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि निगरानी
अधिकारी और चढ़ावा जमा करने तथा गिनने की जिम्मेदारी संभालने वाले कर्मचारी तय नियमों का पालन कर रहे थे या फिर नहीं। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि क्या शुरुआती संकेत मिलने के बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया गया। रिपोर्ट में दान पेटियों की सुरक्षा से लेकर पैसे की गिनती, बैंक में जमा करने, निगरानी और ऑडिट तक हर चरण की जांच की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद एसआईटी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जल्द ही एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप सकती है और जिस तरीके से जांच पड़ताल की गई है उसमें यह भी माना जा रहा है कि सिर्फ सीधे तौर पर जो लोग शामिल थे सिर्फ उनके ही नाम नहीं बल्कि इस पूरी जांच रिपोर्ट में उन लोगों के भी नाम शामिल होंगे जिनकी लापरवाही के चलते इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बातें कहने और सुनने में तो अच्छी लग रही हैं कि एसआईटी रिपोर्ट है, उसके बाद में स्टेटस रिपोर्ट और सब चीजें को बहुत तेज गति से चीजें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अभी जो प्रोग्रेस होनी चाहिए पूरे मामले को लेके और जो सवाल हर उस सनातनी, हर उस श्रद्धालु के अंदर उमड़ रहा है जो मंदिर में गया है, जिसने घर बैठे दान दिया है, जिसने मंदिर में दान दिया है, जिसने वहां लगे स्कैनर जो उससे दान दिया है, तो उनको मुझे लगता है जवाब मिल नहीं पा रहा है। अभी ठीक बात है, हुकूमत अपने तरफ से अच्छी काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ जी के जगह कोई और होते तो मुझे लगता है एसआईटी बन भी नहीं पाती। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हवाले से पूरी व्यवस्थाएं होती तो भी ये चीजों ज्यादा पॉसिबल दिखाई नहीं देती थी। लेकिन हाँ, योगी आदित्यनाथ ने जिस पीड़ा के साथ में शुरुआत में एसआईटी बनाई और अब ये चीजें नई जो शुरू हो रही हैं, तो मुझे लग रहा उन्हीं की सत्कर्ता कह लो, उन्हीं की देन कह लो और तभी ये तेजी आई है। वरना मुझे लगता है मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते की ओर जाता हुआ दिख रहा था। लेकिन जिस तरीके से अब अंतिम रिपोर्ट सामने आने की बात भी निकलकर सामने आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि इस अंतिम रिपोर्ट को पेश करने में जो एसआईटी है वो कोई जल्दबाजी यहाँ पर नहीं कर रही है और इसमें सिर्फ चोर नहीं बल्कि लापरवाह अफसर जो हैं वो भी नपते हुए नजर आएंगे। रिपोर्ट में बैंक रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और कई जो गवाह हैं उनके बयान, जो आरोपी हैं उनके बयान को भी शामिल किया गया है। यानी कहीं ना कहीं ये जो पूरी जांच पड़ताल है उसको लेकर जो तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे उन तमाम सवालों के जवाब एक तरह से यहाँ पर एसआईटी की तरफ से दिए गए हैं इस अंतिम रिपोर्ट में, ऐसा माना जा रहा है। क्या आपको लगता है कि अब इसके बाद जो एसआईटी की जांच पड़ताल पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे उसमें कुछ बदलाव आएगा? नहीं, एसआईटी की पूरी कार्यशैली सवालों के घेरे में है, इससे अभी इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि एसआईटी ने भी ऐसा कोई काम करा नहीं है। अगर हमसे ही कोई ये पूछे, अगर मैं आपसे सवाल करूं, क्या एसआईटी जो भी उसने 14 पन्नों की रिपोर्ट अपने दी है, क्या उसमें से एक पन्ना भी सार्वजनिक किया गया, पब्लिक डोमेन में आया, मीडिया को दिया, या आप हम तक वो पहुंची है? बिल्कुल नहीं। उसका जवाब होगा ना। तो इसलिए अभी सिर्फ ये बातें हवा हवाई हैं कि एसआईटी में क्या था, उनके रिपोर्टों में क्या था और अंतिम रिपोर्ट किस बात की। जो रिपोर्ट जो उनके पास पहुंची थी एसीए के पास में, संजय प्रसाद जी के पास, वो तो फाइनल रिपोर्ट थी। अब उस रिपोर्ट के बाद में ही तो ये एक एफआईआर दर्ज होती है, 5, 7, 8 लोग पकड़े जाते हैं, चले जाते हैं और उनसे इंट्रोगेट किया जा रहा है। जो इंट्रोगेशन में जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं वो तो ऐसी हैं, मतलब किसी के भी रुए खड़े कर दे, कान खड़े कर दे। अब ये बात बिल्कुल सही है, अगर ये सही से निष्पक्ष तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से सब चीजें अगर हो जाएं तो इसमें कोई नहीं बचेगा। ट्रस्ट से लेके और हुकूमत से जुड़े हुए लोग और जितने भी मुलाजिम हैं उनके ऊपर ही आंच आएगी। आंच ही नहीं आएगी बल्कि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी मुझे लगा लटकी हुई दिखाई देगी। लेकिन ये सब करने के लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है, सुप्रीम कोर्ट में भी तीनों दौड़ों से, एसआईटी से लेके, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके और स्टेट गवर्नमेंट से, तीनों से रिपोर्ट जो तलब करी गई है, यहाँ आपको उम्मीद थोड़ी सी जताई जा सकती है। इसके बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ले लेती है और ये पूरे मामले को सीबीआई को हैंड ओवर कर देती है, तब तो लगेगा कि हाँ, ये चीजें सही दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है अगर प्रत्येक भारतीयों से आपसे पूछो, वो यही कहेगा हमें इससे संशय है, हमें ज्यादा विश्वास नहीं है। जी।
चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जल्द ही अपनी अंतिम रिपोर्ट यहां पर सौंप सकती है और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ चोर नहीं, लापरवाह अफसर भी इसमें नपते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ मंदिर में दान चोरी मामले की जांच तेज करते हुए एसआईटी ने मंदिर के दान काउंटिंग रूम का गहन निरीक्षण किया है। तो टीम ने घटना के सीसीटीवी फुटेज, बैंक रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों की पड़ताल की, जिसके बाद मुख्य आरोपी व मंदिर समिति के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को देहरादून से गिरफ्तार भी कर लिया गया था। 2 जुलाई को दान की गिनती के दौरान नकदी और सोने चांदी के सिक्कों की हेराफेरी का मामला सामने आया था। एसआईटी की जांच में पाया गया कि आरोपी प्रमोद नौटियाल दान की रकम को मोबाइल और जेब में छिपाकर बाहर ले जाता था। आरोपी को 12 जुलाई की रात देहरादून से गिरफ्तार किया गया था। उसने अपने निलंबन और दर्ज एफआईआर को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। विभागीय जांच समिति ने घटना को रोकने के लिए दान काउंटिंग रूम में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने और सभी ब्लाइंड स्पॉट कवर करने की सिफारिश की है। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद सर्वे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम सुनवाई को 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। मस्जिद प्रबंधन समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें ट्रायल कोर्ट की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति और सर्वे प्रक्रिया को वैध ठहराया गया था। मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने इस सुनवाई को कुछ समय के लिए टालने का अनुरोध किया, जिसे बेंच ने मंजूर कर लिया। अब इस बहुचर्चित मामले पर अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद के ऐतिहासिक जड़ों वाला विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल की शाही जामा मस्जिद की जगह पर पहले प्राचीन हरिद्वार मंदिर स्थित था, जिसे मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह मस्जिद 500-600 साल पुरानी है और इसे मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया था। वहीं दिल्ली की रेखा सरकार सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर सख्त है। अवैध निर्माण को लेकर दिल्ली सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। इस क्रम में उत्तर पश्चिमी दिल्ली के पीतमपुरा शालीमार बाग में मंगलवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने सख्त कार्रवाई की है। इसके तहत पीतमपुरा में सरकारी जमीन पर बीच सड़क पर अवैध रूप से बनी मजार पर बुलडोजर चला दिया गया है। मजार को ध्वस्त कर दिया गया है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का खास ख्याल रखा गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य सुगम और जाम मुक्त आवागमन सुनिश्चित करना है। यह कार्रवाई पीतमपुरा शालीमार बाग में सड़क का चौड़ीकरण के तहत की गई है और इस परियोजना का उद्देश्य शालीमार बाग, आज़ादपुर, रिंग रोड और आसपास के आवास तहत शालीमार बाग के हैदरपुर इलाके में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। इस अभियान के दौरान प्रभावित परिवारों के लिए 3 लाख रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता का प्रावधान है। बता दें कि डीडीए ने सोमवार को सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को चेतावनी दी थी। डीडीए ने साफ किया था कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण या अनाधिकृत पार्किंग जैसी गतिविधियां मिलने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के कार्रवाई की जाएगी। डीडीए ने साफ किया है कि ध्वस्तीकरण अभियान का पूरा खर्च भी संबंधित कब्जा धारकों से वसूला जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करने और सजा पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की उस याचिका से जुड़ा है जिसमें ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से लालू यादव की जमानत रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने इस मांग को खारिज करते हुए हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वो इस मामले में सजा के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई जल्द पूरी करें। दरअसल लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों को चारा घोटाला मामले में साल 2018 में दोषी करार दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी सजा के खिलाफ अदालत में अपील दायर की थी, लेकिन यह अपील अब तक हाई कोर्ट में लंबित है। मामले की सुनवाई पूरी न होने के चलते कोर्ट ने साल 2021 में लालू यादव को जमानत दे दी थी। उस समय कोर्ट ने कहा था कि जब तक अपील पर फैसला नहीं आता तब तक उन्हें जमानत पर रहने की इजाजत होगी। अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस जमानत को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इतने लंबे समय से चली आ रही जमानत में दखल देना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करने में इच्छुक नहीं है। साथ ही कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वो लालू यादव और अन्य आरोपियों की सजा के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई अगले 6 महीने के अंदर पूरी करें। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ जमानत बरकरार रखी और दूसरी तरफ हाई कोर्ट को समय सीमा तय करके अपील जल्द निपटाने का आदेश भी दे दिया। वहीं ईरान के होर्मुज स्ट्रेट में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के टैंकरों पर हुए हमलों में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई है।
जिसके बाद भारत सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। भारत ने दिल्ली में ईरानी दूतावास को तलब किया है और इस पर जवाब मांगा है। भारत के समन किए जाने के बाद ईरानी राजनयिक विदेश मंत्रालय पहुंचे। इनमें ईरान के डिप्टी चीफ मिशन यानी DCM मोहम्मद जवाद हुसैनी भी शामिल थे। भारतीय अधिकारियों ने ईरान के सामने समुद्र में काम करने वाले अपने बड़े समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। इस इलाके में हजारों भारतीय नागरिक मर्चेंट जहाज़ों पर काम करते हैं और अक्सर वो बहुत ज़्यादा जोखिम वाले इलाकों में होते हैं। ईरान में UAE के मोम्बासा टैंकर पर अटैक किया था, जिसमें एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य लोग घायल हो गए। इनमें 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी शामिल हैं। घायलों में से 4 की हालत गंभीर है। ईरान के हमले के बाद दोनों टैंकर्स में आग लग गई थी, जिन पर बाद में काबू पा लिया गया था। यह घटना ईरान और उसके पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुई है, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट एक संवेदनशील केंद्र बना हुआ है। बता दें कि होर्मुज वो संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 5वां हिस्सा तेल एक्सपोर्ट होता है। ओमान की समुद्री सीमा में हुए ईरान के इस हमले ने पश्चिम एशिया में तनाव को और भी बढ़ा दिया है। इसके बाद होर्मुज में कमर्शियल जहाज़ों के नेविगेशन पर और खतरा बढ़ गया है। UAE के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले के बाद बयान जारी कर बताया कि जिन जहाज़ों पर हमला हुआ वो तेल टैंकर मोम्बासा और LNG कैरियर अल बहिया थे। UAE ने कहा कि दक्षिण शिपिंग लेन से गुजरते समय दोनों जहाज़ों पर ईरानी क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।